हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओके फैक्ट मास्टर में। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और इनकी घोषणा हो चुकी है। बहुत जल्द एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के पेपर होने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, तो अभी तक मध्यकालीन भारत, अभी तक मतलब एसएससी में 2018 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, आज हम मध्यकालीन भारत करेंगे जिसमें पार्ट 1 कर रहे हैं। ऐसे आपके साथ आपके पास बहुत सारे पार्ट आएंगे जिसमें सभी क्वेश्चन जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 तक उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, अब हम बिना समय बर्बाद करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए अल हजाज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अच्छा ये बताइए, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? तो ये अरब से आया था। किसने भेजा था? तो अल हजाज, अरब के शासक अल हजाज ने भेजा था। सिंध पर आक्रमण करने के लिए अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को क्यों भेजा था? इसलिए भेजा था क्योंकि समुद्र के रास्ते जब अल हजाज के माल से भरी हुई जहाज आ रहे थे तो जो सिंध का राजा है दाहिर, उसकी सेना ने अल हजाज के माल से भरी हुए जहाज़ों को लूट लिया। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए अरब के शासक अल हजाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, और कब भेजा था सिंध पर आक्रमण करने के लिए? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए गया था और वहाँ के राजा, सिंध के राजा दाहिर को हराया और 712 ईस्वी से 714 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार करके रखा या वहाँ का सुल्तान बन के रहा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए पारस, ऑप्शन बी गजनी, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी अरब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गजनी। सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। अभी वर्तमान में गजनी कहाँ पे आता है? तो गजनी अफ़गानिस्तान के अंदर आता है। ठीक है, अब मुझे एक और क्वेश्चन बताइए कि महमूद गजनी जो है ये किस वंश का राजा था? तो ये गजनी वंश का राजा था। और एक क्वेश्चन और, महमूद गजनवी जो है इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और गजनी वंश को किस वंश के नाम से भी जानते हैं? तो गजनी वंश को यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे फेमस जो युद्ध है या आक्रमण इसने भारत पर कहाँ पे किया था? तो सोमनाथ के मंदिर पे किया था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, तराइन, यहाँ पे तराइन लिखा हुआ है, तराने नहीं, थोड़ा सुधार लीजिए, यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे तराइन लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। ठीक है, इसका आंसर सी मोहम्मद गौरी। और तराइन की पहली लड़ाई में क्या हुआ था? तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई में कौन जीता था? तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, मोहम्मद गौरी हारे थे। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हारे थे। ठीक है, और तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। ये तराइन क्या है? यहाँ पे
क्वेश्चन में तराइने लिखा हुआ है, ये काट के तराइने कर लीजिएगा। तराइन क्या है, तो तराइन की लड़ाई क्यों कहते हैं इसे, तो हरियाणा में एक जगह का नाम है तराइन, तो वहीं पर ये युद्ध हुए थे। तो इन युद्धों का नाम रख दिया गया तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। आपके पास ऑप्शन दिख रहे होंगे। तराइन 1191 ईस्वी में, तराइन 1192 ईस्वी में, सी चंदावर 1193 ईस्वी में, डी रणथंभौर 1195 ईस्वी में। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि तराइन का जो युद्ध पहला और दूसरा हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने दूसरे युद्ध में हराया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है वो दूसरे युद्ध में हारे थे तराइन के। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ ही कब था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मैं अभी पिछले क्वेश्चन में ये बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लड़ाई ने, क्वेश्चन नंबर 5, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। ए तराइन की पहली लड़ाई, बी तराइन की दूसरी लड़ाई, सी खानवा की लड़ाई, डी पानीपत की पहली लड़ाई। तो क्या है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पे राज किया करते थे। ठीक है, तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई में है वो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे, तो वहाँ पर अधिकार मोहम्मद गौरी का हो गया। तो दिल्ली क्षेत्र का रास्ता तराइन की दूसरी, तो मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का जो क्षेत्र है वो तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद ही खुल गया। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, तराइन की द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ कि लड़ा गया था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो किन किन के बीच लड़ा गया था। ए सिकंदर तथा पोरस, बी जयचंद तथा मोहम्मद गौरी, सी अकबर तथा हेमू, डी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। या तथा कर लीजिए, कथा तो गलत लिखा हुआ है, तथा मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो द्वितीय युद्ध अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहली बार किसने हराया था। ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी बघेल भीम, ऑप्शन सी जयचंद्र, ऑप्शन डी कुमारपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बघेल भीम। बघेल भीम ने ही पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था। कब हराया था, तो 1178 ईस्वी में। ये इनका नाम है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय, ये बघेल वंश, ये बघेल जाति के थे, इसलिए इन्हें बघेल भीम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इनका नाम है भीम द्वितीय, या फिर इनका एक और नाम है भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। ये चालुक्य वंश से थे। ठीक है, और कब हराया था, तो जब ये गुजरात में राजा हुआ करते थे भीम द्वितीय, तो उस समय मोहम्मद गौरी ने 1178 में वहाँ पे आक्रमण किया था सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए। तो तभी वहाँ के राजा भीम द्वितीय थे, तो उन्होंने खदेड़ कर राजस्थान के माउंट आबू में उनका मोहम्मद गौरी को हराया युद्ध में, और उनका पीछा करते हुए राजस्थान के माउंट आबू में युद्ध हुआ और वहाँ पे इन्हें मोहम्मद गौरी को हरा दिया। किसने हराया, भीम द्वितीय ने या मूलराज द्वितीय ने हराया। ठीक है, 1178 में राजस्थान के माउंट आबू में हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक साइड आपको व्यक्ति दिए गए हैं, एक साइड घटनाएं दी गई हैं, और आपको मिलान करना है। ए है सुल्तान महमूद, घटना सोमनाथ
को लूटना, बी मोहम्मद गौरी, घटना है सिंध पर विजय, सी अलाउद्दीन खिलजी, घटना है बंगाल में विद्रोह, डी मोहम्मद बिन तुगलक, घटना है चंगेज़ खान का आक्रमण। यहाँ पे आक्रमण थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको, इधर देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चंगेज़ खान का आक्रमण यहाँ पे है, तो आप इसका आंसर जरूर दीजिए। देखो अब हम मिलान करते हैं। सुल्तान महमूद ने क्या, ये महमूद गजनबी हैं, हाँ इन्होंने सोमनाथ का जो मंदिर है वो लूटा था 1027 ईस्वी में, तो पहला ही यहाँ पे सही मिलान कर गया। मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, नहीं ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, इन्होंने, गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है, तो अपना ऑप्शन ए बन रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सल्तनत ही 1206 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी, तो तभी सुल्तान बने थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1206 ईस्वी। ठीक है, और इसके पहले ही राजा कौन बने थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बने थे, और इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली न रख के लाहौर रखा था 1206 ईस्वी में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? ए गुलाम वंश, बी सैयद वंश, सी खिलजी वंश, डी गौरी वंश। गौरी वंश या गौर वंश भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश जो है वो 1206 में आया था, 1206 से 1290 तक। ठीक है, और गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया था तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आया था सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो ऊपर के तीनों ही जो 1206 ईस्वी के बाद आए, दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट हुई थी। तो गौर वंश का राजा मोहम्मद गौरी हुआ करता था, और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, तो अपना आंसर ऑप्शन डी बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गौर वंश या गौरी वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो है क्या? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में अजमेर एक स्थान है, शहर का नाम है अजमेर। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार रखो। पहला तुगलक, दूसरा लोधी, तीसरा सैयद, चौथा इलबरी, पांचवा खिलजी। तो पहले इलबरी इल्तुतमिश थे इलबरी, तो पहले इलबरी आएगा। ऑप्शन डी पहले में ही दे रखा है इलबरी, दूसरा खिलजी। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी दिख रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? जो दिल्ली का कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में बनना प्रारंभ हुआ था, और इल्तुतमिश ने लगभग 1129-30 के करीब इल्तुतमिश ने इसका निर्माण जो है वो पूरा करवाया था। तो कौन सी शताब्दी होगी? 1229-30 के लगभग है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसका आंसर होगा 13वीं शताब्दी। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 13वीं शताब्दी। दिल्ली का कुतुब मीनार 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 14, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण है कौन से राजा ने इसका निर्माण पूरा करवाया था? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी
बाकी के 3 ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्टार्ट किया था, ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। तो ऑप्शन डी 14 का आंसर ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन का निर्माण करवाया था पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? 4 ऑप्शन है। ए नसीरुद्दीन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बहराम शाह, डी आराम शाह। इसका सही आंसर होगा नसीरुद्दीन। बलबन है वो नसीरुद्दीन के प्रधानमंत्री थे राजा बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले, ठीक है। 1246 से 1266 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे नसीरुद्दीन के शासनकाल में। फिर ये जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो ये शासक बने या राजा बने या सुल्तान बने, कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन के शासनकाल में बलबन प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आपको एक बात और बता दूं कि बलबन जो है वो नसीरुद्दीन के ससुर थे, यानी बलबन का दामाद था नसीरुद्दीन, और इनका कोई पुत्र नहीं था, नसीरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बलबन 1266 में शासक दिल्ली के सुल्तान बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मिनास उस सिराज, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। तो दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश को वास्तविक दिल्ली सल्तनत का उद्धारक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया, ठीक है, और एक लगातार जो है वो अच्छी रणनीति अपनाई, और इन्होंने बहुत सारे पद बनाए और सेना को भी मतलब नियंत्रण किया, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, इसलिए दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश। इसका आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आलम शाह, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। क्योंकि नियमित मुद्रा जारी सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही की। कुतुबुद्दीन के बाद इनका पुत्र आराम शाह एक शासक था, 1 साल के लिए रहा, और फिर 1210 ईस्वी में ही लगभग इल्तुतमिश आ गया था, और 1234 तक इन्होंने राज किया, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने नियमित मुद्रा जारी की और अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाए, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन खुसरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के ही। क्वेश्चन नंबर 18। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक,
ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन खुसरो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज़ खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत आया था। ठीक है, और इसकी सिंध पर भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया और सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्या हुआ कि चंगेज़ खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि जलालुद्दीन ने चंगेज़ खान के भाई मांगबरनी की हत्या कर दी। ठीक है, तो इसी बात से गुस्सा होकर चंगेज़ खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत आया। जलालुद्दीन भारत की ओर आ रहा था तो इसने क्या किया कि इस समय राजा इल्तुतमिश था। लगभग 1221 में जलालुद्दीन भारत आ रहा था तो जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से मदद मांगी कि मुझे चंगेज़ खान के आक्रमण से बचा लो। एक पत्र भेजा तो फिर चंगेज़ खान ने भी एक पत्र भेजा इल्तुतमिश को, यदि तुमने जलालुद्दीन की मदद की तो मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर, मैं दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर डालूंगा। तो फिर इल्तुतमिश ने समझदारी दिखाई और जलालुद्दीन की मदद नहीं की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने जो मंगोलों का राजा था चंगेज़ खान, उसके आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। अब हम आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसको शक्तिशाली नौबलों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है बलबन। बलबन ने ही जो चहलगानी है, मतलब 40 तुर्कों का एक समूह, 40 लोगों का एक समूह हुआ करता था जिसे चहलगानी कहते थे। और चहलगानी सब किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने चहलगानी की स्थापना की थी। ठीक है, 40 लोगों का एक समूह बनाया था। ठीक है, इसे ही चहलगानी कहते हैं। तो इसको नष्ट किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, अब मैं आशा करता हूँ। ठीक है, इसी तरह के आगे हम मध्यकालीन भारत के और भी जितना भी मध्यकालीन भारत से स्टार्ट किया है हमने, अब मध्यकालीन करेंगे, आधुनिक करेंगे, फिर प्राचीन करेंगे। ठीक है, तो हम सारा कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ये एसएससी में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी लगभग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर करें, जिससे जो भी आपके मित्र दोस्त हैं उनकी भी मदद हो सके।